हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। अब तक हमने बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट सीख चुके थे। अब हम क्या करने वाले हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन बहुत है इसकी, मज़ा आने वाला है। अब देखिए एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहला चेंज क्या आता है कि बैक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड लेंथ किस पे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे मैं बोलने लगूं कि BF3 मॉलिक्यूल है। अब जब तक इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जब तक इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। बात समझ रहे हो? ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें बैक बॉन्डिंग होना स्टार्ट हुआ इस तरीके से, तो इसमें क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। बोलो भाई, आ जाते हैं। अब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे तो हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड। तो इस केस में बैक बॉन्डिंग होने से हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं कि बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बात ठीक है। दूसरा, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं कि जब बैक बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। कैसे बॉन्ड एंगल के इक्वल होती है? जैसे मैं तुम्हें ये कंपाउंड लिखता हूं NiSiS3 का थ्राइस, या इसको ओपन करके ही लिख देता हूं SiS3 और SiH3। तो इस केस में इनिशियल, अगर बैक बॉन्डिंग से पहले तुम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 एब्राइडल है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही इसमें बैक बॉन्डिंग होगी तो इन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, SiS3, ये भी SiS3 और ये भी S3Si। तो इनके बीच में क्या आ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहां से यहां तक जाने में इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और इसके बीच में एंगल कितना होता है, 106 डिग्री के अप्रोक्स। तो होता क्या है कि बैक बॉन्डिंग होने से हमारा बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई? तीसरा फैक्ट देखिए, अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल के तौर पे या क्वेश्चन की फॉर्म में तुमसे बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन पूछ ले और तुम्हें 3 मॉलिक्यूल दे दे कि बताइए इनमें बॉन्ड एंगल का ट्रेंड कैसा होगा, तो बताइए उनमें बॉन्ड एंगल का ट्रेंड कैसे होगा। जैसे मैं तुम्हें एक मॉलिक्यूल दे देता हूं कि ये BH3 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, BF मॉलिक्यूल हो गया। इसमें तो सॉरी ये इसको छोड़ो, इसमें देखो जैसे ये हो गया OH मॉलिक्यूल हो गया, SiS3 ये मॉलिक्यूल हो गया, और ऐसे ही OSiPF3 और SiPH3, फिनाइल की 3 रिंग है। अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दे दे α1, α2, α3 और पूछने लगे कि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन क्या होगा, तो देखिए जिसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो वो स्ट्रक्चर लीनियर होती चली जाएगी, और जब लीनियर स्ट्रक्चर होती चली जाएगी तो बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, 180 डिग्री होता चला जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं, स्टेप वाइज चलना है, पहले बैक बॉन्डिंग देखनी है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इसमें भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन अब दोनों में बैक बॉन्डिंग हो गई तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे SiS3 से। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिनाइल है, और फिनाइल रिंग नेगेटिव आई की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब इस SiS3 पे बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो एंगल होता है ऑलमोस्ट 180 डिग्री होता है, या मैं कह सकता हूं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लीनियर स्ट्रक्चर की तरह ये बिहेव करता है।
एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ये जो एंगल होता है 144 डिग्री का अप्रोक्स होता है, और जो वाटर का एंगल होता है 106। ये किस में रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा। तो जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती चली जाती है, हमारा बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता चला जाता है। सिस्टम में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह के आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि एक हमारे पास क्या है, BS3 है, एक हमारे पास BF3 है, एक हमारे पास BOCS3 का होल ट्राइस है, एक हमारे पास BNS3 का होल ट्राइस है। और पूछने लगेगा कि इन चारों कंपाउंड में 1 2 3 4 कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है यहां से, क्वेश्चन क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। ये सब इसके एप्लीकेशन पार्ट है, थर्मल स्टेबिलिटी। या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग के लिए अगर मैं धीरे बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी प्ले स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको धीरे बोलने से समझ में आता है, कुछ बच्चों को तेज बोलने से समझ में आता है। तो तुम्हारे हाथ में है मेरी स्पीड तेज करना और कम करना। ठीक है, अब देखिए, अब बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट देखना है और थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है, तो बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी इतनी ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, या दूसरी लैंग्वेज में कहूं, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही होगी इतने पाई बॉन्ड करैक्टर उस बॉन्ड में ज्यादा आ रहे होंगे, डबल बॉन्ड करैक्टर होंगे, और डबल बॉन्ड आ जाने से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमें ज्यादा हीट ऑफ रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा केस है। अब इनमें देखो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कैसे देखोगे, भाई BS3 है, इसमें तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, तो इसका तो लॉजिक ही खत्म। अब इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है BF3 में, BOCS3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है, BNS3 के थ्राइस में बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब इजिली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बोरॉन को दे देगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो इजिली नाइट्रोजन अपनी बैक बॉन्डिंग दे देगा। तो अगर मैं बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट देखूं तो किसका आ जाएगा, सबसे पहले 4 नंबर का आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा 3 का, फिर किसका आ जाएगा 2 का, और इसमें 1 में तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो कितनी चीजें क्लियर हो गई, बॉन्ड एंगल का पता लग गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही बॉन्ड लेंथ का बता चुका हूं तुम्हें, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट होता है कि बैक बॉन्डिंग होने से हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, उस मॉलिक्यूल की शेप चेंज होती है या नहीं, ये देखिए। अब मैं क्या लिया, BF3 मॉलिक्यूल लिया, ये F, ये F, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इनिशियली जब इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं थी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp2। अब जब इसके पास बैक बॉन्डिंग हो चुकी है, डबल बॉन्ड करैक्टर आ चुके हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, डबल बॉन्ड करैक्टर आ चुके हैं, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना था 120, और इसमें भी बॉन्ड एंगल 120। तो क्या इस बात से ये पता लगता है कि बैक बॉन्डिंग होने से हाइब्रिडाइजेशन और शेप चेंज नहीं होती? नहीं, ऐसी बात जरूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि बैक बॉन्डिंग किस टाइप की हो रही है। अगर बैक बॉन्डिंग ये क्या है, इसमें सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में हो रही है, या ये तरीका देखिए, इस केस में बैक बॉन्डिंग कहां हो रही है, साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही है। तो साइड एटम से जब भी सेंट्रल एटम की तरफ होगी तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं आएगा, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, ना ही कोई बॉन्ड एंगल चेंज होगा। लेकिन जब कभी भी बैक बॉन्डिंग टाइप 2 सेंट्रल एटम से साइड एटम की साइड हो रही है, ऐसे ही लिखना है, जब कभी सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो उस केस में
हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल सब चेंज हो जाता है। शेप, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल सब कुछ चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से प्रूव करता हूं। तुमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखा है ना, ऊपर लिख लेता हूं, देखिए NiSiS3 का थ्राइस, बहुत कमाल का एग्जाम्पल है। देखिए नाइट्रोजन SiS3 इनिशियली इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, लेकिन जैसे ही इसने बैक बॉन्डिंग शो की, बैक बॉन्डिंग करते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसमें क्या आ गए, डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SiS3 और इधर भी क्या आ जाएगा, S3Si। तो ये क्या आ गए, इसके अंदर डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए। तो डबल बॉन्ड करैक्टर आने से इस नाइट्रोजन का अब हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। अब बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, और यहाँ पे कितना था, 105 या 106 के अप्रोक्स। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट क्या याद रखना है कि क्या हमेशा बैक बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन और शेप चेंज होती है, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग में चेंज तभी होगा जब बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ हो रही हो। जैसे इस केस में, जैसे मैं बोलने लगूं OCl2 वाला केस है, इसमें बैक बॉन्डिंग कहां हो रही है, सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ हो रही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके साथ बैक बॉन्डिंग शो करने लगेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, बल्कि क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, CO2 मॉलिक्यूल की तरह हो जाएगा। तो यही ध्यान रख लो, इसका साइड में कॉर्नर में लिख लो कि जब बैक बॉन्डिंग साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही हो, जैसे BF3 मॉलिक्यूल हो गया, जैसे BCl3 मॉलिक्यूल हो गया, इन केस में ना तो शेप चेंज होती है, ना ही उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, ना ही उसकी ज्योमेट्री चेंज होती है। लेकिन जब कभी भी सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हो रही होगी तो उस केस में उसकी शेप और ज्योमेट्री सब चेंज होगी, उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा। देखो sp2 और यहाँ पे कितना है, sp3। बात समझ में आई, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन एसिडिटी, कि एसिडिक करैक्टर को बैक बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करती है। जैसे क्या हो गया, थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन एसिडिटी। सिंपल सी, तो बैक बॉन्डिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। भाई एसिडिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इतनी ही ज्यादा उस मॉलिक्यूल के अंदर डेफिशिएंसी आएगी। जैसे लुईस एसिड हुआ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड होगा इतनी ही उस मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक करैक्टर जनरेट होंगे। अब जैसे तुम्हें एग्जांपल के तौर पे मैं बताने लगूं कि BS3 मॉलिक्यूल है, BF3 मॉलिक्यूल है, BCl3 मॉलिक्यूल है, BR3 मॉलिक्यूल है और B आयोडाइड 3 मॉलिक्यूल है। इसको हटा दो। चलो, अगर इन चारों में मैं आपसे कंपैरिजन करके पूछने लगूं कि बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले अगर तुमने बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो तुम 100% BF3 को सबसे ज्यादा एसिड लगाते, क्योंकि फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि तुम अंधे होते हो, तुम्हें सिर्फ फ्लोरीन का पता लग गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑर्गेनिक में तुमने साथ ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच लेता है नेगेटिव आई इफेक्ट के थ्रू। तो हर जगह चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, बस तुम्हारे दिमाग में इंडक्टिव इफेक्ट ही चलता रहता है। एम आई राइट? जवाब दो। लेकिन बैक बॉन्डिंग क्या कहती है कि BF3 मॉलिक्यूल इसमें 2p बैक बॉन्डिंग होगी और 2p बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इस बोरोन की जो डेफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी लुईस एसिडिक करैक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस में भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है और इस केस में भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लगाने लगूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा और फिर उसके बाद ये होगा। बात समझ में आ रही है?
एसिडिक करैक्टर पता लग रहे हैं। ऐसे ही साइड एटम को देखकर एसिडिक करैक्टर तुम पता कर सकते हो, या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग देख सकते हो। जैसे नाइट्रोजन, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, अब तुम देखते रहना। जैसे मैं लगा देता हूँ, जैसे BS3 हो गया, एक क्या हो गया BF3 हो गया मॉलिक्यूल, और एक BPS3 मॉलिक्यूल हो गया। बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सबसे पहले क्या चेक करनी है? बैक बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूं, जब कभी भी एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है, बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करना है, तो उस केस में दो ही चीजें याद रखना, एक तो बैक बॉन्डिंग और एक ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, सबकी सेम ही है। उसके बाद बैक बॉन्डिंग देखना, बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और BPS3 में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो लुईस एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसके होंगे? पीएच के, क्योंकि फिनाइल रिंग किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो नेगेटिव आयन के थ्रू ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो BPS3 की सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक करैक्टर होगा, फिर BS3 होगा, और फिर BF3 होगा। कोई दिक्कत है? थर्मल स्टेबिलिटी बता चुका हूँ, लुईस एसिडिक करैक्टर बता चुका हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे तुम्हें हजारों क्वेश्चन अपने पास से बना दूँ, उसका भी कोई फैक्ट नहीं है, जब तक तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो जितना मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने के बाद भी तुम्हारा कोई डाउट रहता है। अगर कोई डाउट रहता है, क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं लेता मैं, ना ही इतना टाइम पीरियड अरेंजमेंट हो पाता है, क्योंकि लेक्चर कभी रात को कभी दिन में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, और जब लाइव क्लास होती है तो स्पेसिफिक टाइम पे आना पड़ता है, वरना बच्चे गाली देंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे जितने भी डाउट है तुम्हारे लेक्चर देखकर ही खत्म हो जाए, और यही कोशिश में मेरा टाइम लेक्चर को बनाने में ज़्यादा लगता है, चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, जिससे तुम्हें 100% मिले, जिससे तुम्हें इधर उधर बुक में धक्के खाने ना पड़े, सारा मटेरियल एक साथ इस बोर्ड पे दिख जाए। बस इतना ही चाहता हूँ मैं। उसके बाद मेहनत आपकी है, रिजल्ट आप दोगे, खुद का लिए भी फायदा करोगे, हमारे लिए भी फायदा करोगे। अब देखो नेक्स्ट, कि अगर कितनी होगी? थर्ड होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, लुईस बेसिसिटी। ऐसे ही हमारी बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है बैक बॉन्डिंग के थ्रू। जैसी ही बैक बॉन्डिंग होगी हमारी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ये NH3 मॉलिक्यूल है, ऐसे ही क्या हो गया? NCS3 मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे ही NSiS3 मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो जब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा वैकेंट ऑर्बिटल को, इसका मतलब इसके लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो गए। जब इन्वॉल्व हो गए तो बेसिसिटी काहे की? तो अगर बेसिसिटी ट्रेंड देखूं तो सबसे ज्यादा इसका होगा पहले नंबर पे, दूसरे पे इसका आ जाएगा, और तीसरे पे किसका आ जाएगा? NCS3 का। बात समझ में आई? क्वेश्चन इसी टाइप के हो गए, बस दिमाग आपको लगाना है। बैक बॉन्डिंग हो रही है तो लुईस एसिडिटी भी डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे OH3 में इसमें देख लो, ये वाटर हो गया, ऐसे ही OCl2 हो गया, ऐसे ही OSiS3 हो गया। तो जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो बैक बॉन्डिंग इसमें क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, इसलिए बेस की तरह बिहेव कम करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, फिर इसकी बेसिसिटी, फिर सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? वाटर की, क्योंकि इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। इनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इन दोनों की बेसिसिटी इस वाटर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात ठीक है? फिफ्थ एप्लीकेशन होता है एडक्ट फॉर्मेशन, कि सबसे ज्यादा बेस्ट एडक्ट फॉर्मेशन कौन बनाएगा। एडक्ट का मतलब होता है कि जब लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक एडक्ट फॉर्मेशन बनाते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन, एडक्ट फॉर्मेशन। एडक्ट फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जब आपका लुईस एसिड
जब आपका लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे एडक्ट के क्वेश्चन कितने तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम एडक्ट फॉर्मेशन कौन करेगा, मैक्सिमम एडक्ट फॉर्मेशन कौन करेगा। एक टाइप से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे टाइप से ऐसे आ सकता है कि रेट ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन किसका सबसे ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा लुईस एसिड होगा, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं BS3 लुईस एसिड है और इसके साथ रिएक्शन करा देता हूं NH3 की, तो ना तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है और ना ही इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये लुईस एसिड इस पे अटैक मारेगा और हमें एक बेस्ट एडक्ट फॉर्मेशन करके देगा। ये क्या होगा, बेस्ट एडक्ट होगा। तो बेस्ट एडक्ट के लिए ध्यान रखिएगा कि जब दोनों में बैक बॉन्डिंग अब्सेंट हो, जब लुईस एसिड में भी और लुईस बेस में भी दोनों में बैक बॉन्डिंग अब्सेंट हो, तो उस केस में हमारा एडक्ट फॉर्मेशन बेस्ट होगा। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं कि BF3 मॉलिक्यूल है और इसके साथ मैं एडक्ट फॉर्मेशन करा रहा हूं NiSH3 का होल थ्राइस। अब मुझे बताओ, इसमें तो भैया पहले से इसने बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इसमें भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ना तो इसके पास डेफिशिएंसी है और ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो काहे का एडक्ट फॉर्मेशन। तो इस केस में कोई एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। या कभी कभी ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाता है BF3, एक में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और दूसरे में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इस केस में एडक्ट फॉर्मेशन तो होता है। लेकिन जो ये वाला केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, एडक्ट फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फर्स्ट केस में एडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, फिर थर्ड केस में एडक्ट फॉर्मेशन होगा और सेकंड वाले केस में कोई एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। आई होप तुम ये बातें समझ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के आते हैं एडक्ट फॉर्मेशन का। तो एडक्ट फॉर्मेशन के लिए जब कभी भी आए, अगर दोनों के पास बैक बॉन्डिंग अब्सेंट है तो वो बेस्ट एडक्ट फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज वो बेस्ट एडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशन पार्ट साथ के साथ लिखते रहिए। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन हम ऑर्गेनिक में देखते हैं। बताया था ना स्टार्टिंग में कि कार्बन की स्टेबिलिटी या इन सब की स्टेबिलिटी मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और बता दो इससे पहले। सपोज करो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, ClO4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड SiO4 4 नेगेटिव। बताइए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, या इनका ऑर्डर क्या होगा, या फिर पॉलीमराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा। बताइए क्या होगा पॉलीमराइजेशन का ऑर्डर और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। अरे इतना पढ़ा दिया, इसको तो सही करो। हाँ, बहुत देर से कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूं मैं। देखिए बताइए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक इसी कपड़े में सारे लेक्चर बन रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि ये सारे लेक्चर एक साथ रिकॉर्ड हुए एक ही दिन में। अगर मेरे कपड़े चेंज नहीं हो रहे ना लेक्चर के दौरान, तो समझ लो सारे लेक्चर एक बार में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर बीच में शर्ट चेंज हो गई तो इसका मतलब मैं बाद में आके रिकॉर्ड किया था नेक्स्ट डे। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मेरे पास एक ही टाइप के कपड़े हैं कि सर एक ही टाइप के कपड़े में दिखते हैं, समझे। तो ऐसे फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और बताओ इसका बताओ, क्वेश्चन करो, बातें सुनने में लग गए। देखो दो टाइप के बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। पहले वे तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज देखेंगे कि 4 है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 4 नेगेटिव है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, इसके पास 3 नेगेटिव है, इसके पास 1 है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इतनी ही बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और डेफिशिएंसी सबके पास है। लेकिन वो बच्चे गलत है, क्योंकि अब हमारा कंसेप्ट यहाँ पे लगता है लूमो और होमो का।
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होमो और लुमो इतना डिटेल में पढ़ा है ना कि अंधा सुनकर सीख जाए और बहरा फील करके सीख जाए। लुमो का मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एचओमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हर केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। क्या है? ऑक्सीजन ही हमारा डोनर एटम है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल हो चुका है फिक्स कि ऑक्सीजन यहां से हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब पॉइंट क्या आता है, ये सेंट्रल एटम के क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन, किन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी होगी? अगर तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे कितनी होगी 4 दूनी 8 और 3 प्लस के 5 है, यहाँ पे कितनी होगी प्लस के 6 हो गई और यहाँ पे कितनी होगी प्लस के 4 हो गई। तुमने चार्ज तो देखा लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखी। क्वेश्चन में कभी कभी चीज़ों को, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। 50% बच्चे इस क्वेश्चन को, 50 क्या मैं कह रहा हूँ 80-90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते, 10% इस बच्चे क्वेश्चन को सही कर पाते। अब ऑक्सीजन तो डोनर एटम है, इसका लुमो फिक्स हो गया। अब इसे डोनेट करना है, एक बार सल्फर की उसमें करना है लुमो में, एक बार सिलिकॉन में, एक बार फास्फोरस में, एक बार क्लोरीन में। अब क्वेश्चन ये बचता है कि सबसे पहले किस में डोनेट करेगा? ये उसी में ही तो डोनेट करेगा जिसका एनर्जी लेवल नीचे होगा। और एनर्जी लेवल किसके नीचे होता है? जिसके पास अधिक से अधिक डेफिशिएंसी होती है, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? क्लोरीन के। तो क्लोरीन सबसे नीचे आएगा, फिर उसके बाद किसके ऊपर है? सल्फर के, फिर उसके बाद किसके है? फास्फोरस के, और उसके बाद फिर किसके है? सिलिकॉन के। अब देखो इधर देखो, जब इसे ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करनी होगी तो एक बार क्लोरीन में दे देगा, एक बार सल्फर में दे देगा, एक बार फास्फोरस में दे देगा और एक बार सिलिकॉन में दे देगा। तो सबसे जल्दी जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, किस केस में दे रहा है? क्लोरीन के केस में। तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी सबसे जल्दी किस में हो जाएगा? क्लोरीन के केस में। तो हमारा जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट का ऑर्डर आ जाएगा, वो ऑर्डर आ जाएगा क्लोरीन ClO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर SO4 2 नेगेटिव, फिर उसके बाद PO4 3 नेगेटिव, फिर उसके बाद SiO4 4 नेगेटिव। ये हमारा किसका हो गया? बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट हो गया। अब पूछा है पॉलीमराइजेशन ऑर्डर। पॉलीमराइजेशन का ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है उसका दो तरीके से अपनी डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकता है। या तो अपनी डेफिशिएंसी को पॉलीमराइज के थ्रू रिमूव कर सकता है, जैसे तुमने देखा होगा CH3 रेडिकल क्या कर जाता है? पॉलीमराइज कर जाता है। तो CH3 बना लेता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, लोन पेयर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या कर जाता है? पॉलीमराइज कर जाता है। ऐसे ही पॉलीमराइजेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग होता है। अब जिसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी मतलब उसके पास डेफिशिएंसी कम है, और जब डेफिशिएंसी कम है तो उसकी पॉलीमराइजेशन होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। इसलिए तुम लॉजिकली भी देख सकते थे कि मैक्सिमम अमाउंट में जो पॉलीमराइज करता है वो सिलिकेट्स ही करता है। क्या करता है? सिलिकेट C। तो तुम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है पॉलीमराइजेशन के लिए, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखें थोड़ी इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में देखते हैं। कार्बीन, हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन द कार्बीन स्टेबिलिटी। अब तक तुम ये पढ़ते आए हो कि ट्रिपलेट कार्बीन होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। सर हर जगह लिखा है, बुक में लिखा है, कॉपी में लिखा है, ऑर्गेनिक में तो भर भर के लिखा है कि ट्रिपलेट कार्बीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अनस्टेबल होती है। बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, उसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है? हेडिंग तो डाल ली होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। अब देखिए दुनिया में दो तरह की कार्बीन मिलती है,
एक सिंगलेट कार्बिन, एक ट्रिपलेट कार्बिन। इस तरीके से बना देता हूं, 2 ऑर्बिटल हो गए ना खाली, ठीक है। इसको भी इस तरीके से बना देता हूं। एक होती है सिंगलेट कार्बिन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और ट्रिपलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। इसीलिए जब हम इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू होता है 2s+1 और यहाँ पे s इक्वल टू कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 0। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू क्या आती है, 1। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। इस केस में जो मल्टीप्लिसिटी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ प्लस के हाफ इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो 2s प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन। अगर हुड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग देखें, किसके, हुड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखें तो वो क्या कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या कहता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हैविंग लोअर एनर्जी, ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं यूज करोगे, हैविंग लोअर एनर्जी, और जिसके पास लोअर एनर्जी रहेगी उसके पास क्या रहेगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर। लेकिन ये कब होता है, जब हमारे पास साइड एटम हाइड्रोजन हुआ। लेकिन अगर हमारे पास साइड एटम क्या हो गए, फ्लोरीन हो गया, क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। या इसको रफ कर देता हूं, देखिए एक बार। जब हमारे पास साइड एटम फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर ऐसे एटम हो गया जिनके पास लोन पेयर है, तो उस केस में हमारी बैक बॉन्डिंग हो जाती है। और वो बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली मिलेगी। कहाँ पे होगी कि जब हमारा CH, या मैं कह सकता हूँ कि जब हमारा CAA एटम होगा कार्बिन के फॉर्म में, अगर A इक्वल टू हमारा नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ऑक्सीजन है, तो उस केस में सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है ट्रिपलेट कार्बिन से। रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग भैया, रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग। अब देखो, जैसे ये हमारी क्या हो गई, सिंगलेट कार्बिन हो गई, ये क्या हो गया, फ्लोरीन, और ये भी क्या हो गया, फ्लोरीन। अब इसमें ऐसे होते हैं सिंगलेट कार्बिन में, और इसके पास भी क्या होती है, ऑर्बिटल। तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, पाई ऑर्बिटल इंटरेक्शन कर लेगा, और जिसकी वजह से ये हमारी कार्बिन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्यों ट्रिपलेट में क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रिपलेट में पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगी। डेफिशिएंट तो होता है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है। इसलिए जब कभी भी साइड एटम फ्लोरीन या कोई भी ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, उस केस में सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि बताओ बेटा CF2 और CCl2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बिन कौन सी है, अगर तुम सिंपल बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट से नहीं देखते, तुम्हें पता है कि कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तुम क्या कहते हैं, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, तो इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इसलिए ये कार्बन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट तो कुछ और कह रहा है बैक बॉन्डिंग। कितना खतरनाक कंसेप्ट है, बात समझ में आ रही है, खतरनाक कंसेप्ट है कि नहीं है। तो होता क्या है कि जो CF2 होता है
इसकी सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है CCCl2 से। क्यों? क्योंकि इसमें 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है और इसमें 2p पाई और 3p पाई बैक बॉन्डिंग होती है। तो 2p पाई बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी और इफेक्टिव होने की वजह से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव होने की वजह से हमारा CF2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन BHU में भी पूछे जाते हैं। जैम में ऐसे क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, लेकिन BHU जितने भी अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए, नेट का एग्जाम हुआ, नेट के एग्जाम में भी ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन दे देता है। लेकिन BHU में और DU में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अदर होती है, कुरुक्षेत्र या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऐसे कार्बिन के क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तुमने रीमन टिमन रिएक्शन की होगी, याद है? तो कोई मुझे बता सकता है कि उस रीमन टिमन रिएक्शन में जो कार्बिन फॉर्मेशन होती है वो सिंगलेट होती है कि ट्रिपलेट होती है? कितने अंदर की बात बता रहा हूं, समझ में आ रही है? कि जो हमारी रीमन टिमन रिएक्शन होती है, हम क्या लिखते हैं? CHCl3 NaOH लिखते हैं और सबसे पहले ये NH इस हाइड्रोजन को खाता है और हमारी क्या बनाता है? एक कार्बीन बनाता है। तो जो ये कार्बीन बनती है ना रीमन टिमन रिएक्शन में, वो भी क्या होती है? सिंगलेट कार्बीन होती है। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन किस तरीके का भी आ सकता है? रीमन टिमन रिएक्शन में यूज होने वाला इंटरमीडिएट किस टाइप का होता है? ट्रिपलेट टाइप का होता है, सिंगलेट टाइप का होता है? तो मैक्सिमम केस में हमारे दिमाग में भूत सवार बैठा रहता है कि ट्रिपलेट कार्बीन ही ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन नहीं, जब कभी भी साइड एटम के पास लोन पेयर होंगे हाइड्रोजन से अलग या कोई भी कार्बन कार्बन से अलग, फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या क्लोरीन हुआ, इन चारों को छोड़कर अगर कोई भी आता है तो ट्रिपलेट स्टेबल है। अगर ये चारों आते हैं तो सिंगलेट स्टेबल है। बात समझ में आ गई? तो इस केस में कौन सी होती है? सिंगलेट कार्बिन फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं लास्ट एप्लीकेशन बैक बॉन्डिंग की। लास्ट एप्लीकेशन है बैक बॉन्डिंग की इन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में बैक बॉन्डिंग का क्या रोल होता है? जैसे कार्बन हो गया CS2 CF2 हो गया या CF3 हो गया, CF3 नहीं, इस तरीके से मत लो, कार्बन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, या फिर कार्बन हो गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्या ज़्यादा डेफिशिएंट क्यों करना? CH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बताइए इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? अगर हम सिंपल ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से देखें तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा। लेकिन नहीं, हम जाएंगे किससे? बैक बॉन्डिंग से। और बैक बॉन्डिंग के थ्रू हमने क्या देखा कि फ्लोरीन होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से होती है 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है CH2Cl से। बात समझ में आई? ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा है? फ्लोरीन, CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। बताइए दोनों के केस में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऐसे ही क्वेश्चन CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया? OCH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया? NCH3 आ गया। ठीक है, तो इन केस में ये तो तुम वहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ से अब फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन का क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पैरा पोजीशन से इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना चाहता था, लेकिन नहीं होता, ऑर्डर दूसरा है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर होने की वजह से 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो ये कार्बोकैटायन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। बात समझ गए? अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता बाई चांस, यहाँ पे ये कार्बो एनायन फॉर्मेशन हो जाता
CS2 नेगेटिव और तब भी फ्लोरीन लगा होता तो उस केस में क्या हो जाता, CS2 नेगेटिव और ये लगा हुआ है क्लोरीन। तो इस केस में हम भी क्या सोचते कि ये ज़्यादा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। लेकिन नहीं, फ्लोरीन क्या करता है, 2p2p बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा जो कंपाउंड होता है क्या हो जाता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब पैरा पोजीशन की बात आती है तो पैरा पोजीशन पर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट जब मेटा पोजीशन की बात आती है तो मेटा पोजीशन पर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही देखते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, CS2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा हो, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगा हो, CS2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा हो, क्लोरीन। तो इस केस में जब तुम इधर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस केस में इधर जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के केस में एडजेसेंट कार्बन सेम होता है, तो सेम होने की वजह से इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पर कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपकी कार्बन की स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, इसकी सारी जितनी भी एप्लीकेशन पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तुम चाहे इस कंसेप्ट को जहाँ मन करे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और कोई अच्छा सा क्वेश्चन अगर मिलता है तो देखता हूँ मैं, कोई और अच्छा सा क्वेश्चन अगर मिलता है। कोई और, आई थिंक तुम्हें मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ, कैसे भी करो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा। जितने मुझे याद थे और जितने मैंने नोट्स में देखे हैं सब कुछ तुम्हें करा दिया है। तो बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट से और उसके एप्लीकेशन पार्ट से जो भी क्वेश्चन आया इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट को रिवाइज करो, एक बार बस रिवाइज करो, दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद सिर्फ लगाते रहो। तो फिर वही लास्ट में, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।